Good evening and welcome to the Sunday edition of Market Mantra, in which we give you a complete update on the economic and business news of the day. Today we'll also be taking calls from you, our listeners, on mutual funds and matters related with them. The numbers to call us on are 2331 4444, 2371 7106 or 2371 7117. And those of you who would be calling us from outside Delhi, please prefix 011. My name is Rajesh Lake and with me is my co-anchor in Hindi, Subodh Mishra. नमस्कार श्रोताओं, कारोबारी खबरों के साथ मार्केट मंत्र हाजिर है। आज रविवार है और हर रविवार की तरह आज भी हम म्यूचुअल फंड से जुड़े आपके सवालों को प्रोग्राम में शामिल करेंगे। आप हमें फोन करके म्यूचुअल फंड से जुड़ी जानकारियां हासिल कर सकते हैं। हमारे फोन नंबर हैं 2331-4444, 2371-7106 और तीसरा नंबर है 2371-7117। दिल्ली से बाहर के श्रोता इससे पहले एसटीडी कोड 011 डायल करें। आपके सवालों के जवाब देने के लिए हमारे साथ हैं म्यूचुअल फंड्स एक्सपर्ट धीरेन्द्र कुमार। धीरेन्द्र, नमस्कार, कार्यक्रम में आपका स्वागत है। A warm welcome to you, Dhirendra. Thank you, Rajesh. पहले हेडलाइंस राजेश। Foreign investors pump in over 16,000 crore rupees into the Indian capital market so far in September. Civil Aviation Ministry allows airlines to operate flights at 85% capacity. And first EOI for signing long-term agreement for supply of ethanol receives overwhelming response. विदेशी निवेशकों ने भारतीय पूंजी बाजार में सितंबर में अब तक 16,000 करोड़ रुपए से अधिक का निवेश किया है। नागरिक उड्डयन मंत्रालय ने एयरलाइंस को 85% क्षमता तक यात्री ले जाने की अनुमति दी और इथेनॉल की आपूर्ति के लिए लंबी अवधि के समझौते के लिए बोली लगाने वालों में उत्साह। आइए पहली खबर पे नजर डालते हैं। विदेशी निवेशकों ने भारतीय पूंजी बाजार में सितंबर में अब तक 16,000 करोड़ रुपए से अधिक निवेश किया है। ताजा आंकड़ों के अनुसार इस अवधि में विदेशी निवेशकों ने देश के शेयर बाजार में 11,287 करोड़ रुपए और ऋण बाजार में 5,018 करोड़ रुपए का निवेश किया। इस तरह 1 से 17 सितंबर के बीच भारतीय पूंजी बाजार में कुल विदेशी निवेश 16,305 करोड़ रुपए का रहा। पिछले महीने विदेशी निवेशकों ने 16,459 करोड़ रुपए का निवेश किया था। धीरेन्द्र जी, जिस तरह से देख रहे हैं विदेशी निवेशकों का रुख, उससे लग रहा है कि बाजार में मजबूती रहेगी, लेकिन जो जिस तरह की तेजी हमारे शेयर बाजार में दिख रही है, क्या आगे कुछ समय तक ऐसा बना रहेगा या कुछ इसमें सुधार आने की गुंजाइश है? नहीं, बाजार का तो जो रफ्तार है और अपने उच्चतम स्तर पे है और बढ़ता ही जा रहा है। विदेशी निवेशक पैसा लगा रहे हैं और रफ्तार से लगा रहे हैं, इस आशंका के बावजूद भी कि ब्याज दरें बढ़ेंगी क्योंकि वहां महंगाई बढ़ रहा है, लेकिन ऐसा कुछ दिख नहीं रहा है। डोमेस्टिक बाजार में जिस तरह से आर्थिक चिंता में हम पड़े हुए हैं कि इकोनॉमी में डिसलेरेशन होगा या ये पैंडेमिक का असर दिखेगा कभी न कभी, तो लेकिन जिस तरह से निवेशकों का पैसा आ रहा है, अभी पिछले एक महीने में ही करीब 30,000 करोड़ नए फंड में पैसा आया है, जो कि बाजार में ही लगेगा। तो जो बाजार में पैसा आने का रुख, जो रफ्तार है, वो बाजार को बिल्कुल सपोर्ट करता है। लेकिन ये कहना कि बाजार का रुख क्या रहेगा, बाजार का रुख बहुत कम समय में उसका रुख बदल जाता है और लंबे समय में मुझे पता है कि 3 साल 5 साल में बाजार बढ़ेगा ही बढ़ेगा, लेकिन कम समय में जो बढ़ रहा है, न इसकी उम्मीद की जा सकती थी, न गिरेगा उसका आकलन किया जा सकता है। जी,
पहले कॉलर हैं हमारे साथ राजस्थान से अशोक। अच्छा लगता है हमारा संपर्क टूट गया है। Subodh, we had a question come in from Shivendra Dhirendra, who says that his mother's age is 85 years and she's got 10 lakhs surplus lying with her and she wants to invest for 1 or 2 years. So where and what should she do? No, one is that, this is a money for an 80-year-old person. If I would have normally said that, invest in a conservative fund, but not right now. Today is the time when one should be putting one's money in the post office or the senior citizen savings scheme for which she'll be eligible. That is the highest possible return, fixed income return available to elders, senior citizens, and it's absolutely risk-free. And somebody at 80 years of age should be actually investing in that only. Though it's a compromise on liquidity, but that's okay. Assuming that she does not require income from this money. No, she doesn't, and she has surplus 10 lakhs. So what should you will still advise her to go for post office? Yes, I would still like her to go for post office because the market is at a stage where the declines or even an interim decline for a brief period might be very steep. Okay. Maybe gradually over a period, whatever interest she will be getting, that can get into an equity fund. Maybe some other time, maybe a part of it can be invested at a future date periodically, but not now. Okay. Joining us now from Rajasthan, we got Ashok with us. Ashok, we welcome you. अशोक, कैन यू हियर अस? अशोक, हमारी आवाज सुन पा रहे हैं? सुन रहा हूँ और इस समय जो विशेषज्ञ धीरेन्द्र जी उनसे भी मैं प्रणाम कर रहा हूँ। अनंत चतुर्दशी की शुभकामना। सर, म्यूचुअल फंड में जैसे राजकीय उसमें जैसे LIC के अलावा और किन को आपने प्रमोट किया हुआ है कि जिसमें बिना किसी व्यवधान के व्यक्ति अपना कोष जमा करा सके? एज इकोनॉमिक्स के स्टूडेंट के नाते में कि जैसे रिस्क को लेकर कई बार व्यक्ति के मन को थोड़ा सा वो हो जाता है, तो क्या आप बताने की कृपा करें कि मैं राजस्थान के अलवर जिले के उपखंड बहरोड से निवेदन कर रहा था पंडित अशोक बोरा। जी हाँ, एक तो कि हम जब भी कोई निवेश करते हैं तो या तो आप कहीं पे भागीदार बन रहे हैं, कहीं पे आप मालिक बन रहे हैं, मालिकाना हक आपको मिल रहा है जो कंपनियों के शेयरों में मिलता है, और या फिर आप किसी को अपना पैसा उधार दे रहे हैं, चाहे आप वो बैंक को दे रहे हैं, चाहे वो भारत सरकार को दे रहे हैं। जब भी आपको ये छोटी बचत योजना में लगाते हैं तो वहां पे आपको रिटर्न गारंटी से मिलता है, क्योंकि वो सरकारी बोरोइंग है जिसको आप दे रहे हैं और जिसपे जो पोस्ट ऑफिस में जितने स्कीम चलती हैं या गवर्नमेंट ऑफ इंडिया बॉन्ड्स है। जो इक्विटी में लगाने का जो क्रम है उसके अलग अलग स्टेप्स हैं। बहुत सारे म्यूचुअल फंड उपलब्ध है जहां पे फंड मैनेजर आपके पैसे को संभालता है, और उसका कुछ फंड हैं जो कि बड़ी कंपनियों में लगाते हैं, कुछ फंड वो हैं जो कि मझोली कंपनियों में लगाते हैं, कुछ फंड हैं जो कि बहुत छोटी कंपनियों में लगाते हैं, कुछ फंड ऐसे हैं जो कि हर जगह लगाते हैं, फिर बहुत सारे फंड हैं जो कि किसी खास सेक्टर में या किसी और चीज में लगाते हैं। तो इस तरह के करीब 16-17 तरीके के फंड है। ये म्यूचुअल फंड की दुनिया भी बड़ी कंफ्यूजिंग है बहुत सारे फंड होने की वजह से, लेकिन आपकी जरूरत 1-2 से पूरी हो जाती है, चाहे भले ढेर सारे हों। और डेट फंड भी 1-2 तरीके के डेट फंड से आम निवेशक की अधिकतर जरूरत पूरी हो जाती है। ये एक जरिया है जिसमें कि आपको किसी को आप पैसा उधार देते हैं, तो अगर वो आदमी अगर दिवालिया हो जाता है तो आपका पैसा डूब जाएगा। जब आप म्यूचुअल फंड में लगाते हैं तो आपका पैसा 20 कंपनी 25 कंपनी, तो आपका सारा पैसा डाइवर्सिफिकेशन की वजह से जो रिस्क कम होता है उसका फायदा उठा पाते हैं। लाइफ इंश्योरेंस कॉर्पोरेशन की आप बात कर रहे थे। लाइफ इंश्योरेंस कॉर्पोरेशन भारत का सबसे बड़ा एसेट मैनेजर है, फंड मैनेजर भी है, क्योंकि बड़े सालों तक ये एक मोनोपोली था और इंश्योरेंस के साथ आपकी जमा भी हो जाती है, आपकी पूंजी भी जमा हो जाती है और वो निवेश की तरह काम करता है। छोटे से भाग कम से कम 10% पैसे से आपका इंश्योरेंस मिलता है, बाकी 90% आपका निवेश होता है। और LIC की अलग अलग स्कीम है जहां पे कुछ में आपको गारंटीड रिटर्न मिलता है जो कि बड़ा कम होता है, कहीं पे बाजार से जुड़ा हुआ रिटर्न मिलता है जो कि थोड़ा कम क्लैरिटी से आपको रिटर्न पता चलता है। यूनिट लिंक प्लान उनकी नहीं है जिसमें पता चले कि रोज उसका दाम बदल रहा है या घट रहा है और आपको पता चल पाए।
तो ये अलग अलग जरिया है। कुछ फंड अब आ गए हैं जो कि खासकर जो कि इंडेक्स फंड है, कम खर्चे में बिल्कुल जो आप सेंसेक्स सुनते हैं या निफ्टी सुनते हैं उन फंड उस इंडेक्स को रेप्लिकेट करते हैं। तो इसमें आप थोड़ा सा समय बिताएं, ये अच्छा जरिया है अपने रिस्क को कम करके पैसा लगाने का सुविधाजनक तरीके से। अगले कॉलर है कोलकाता से रतन मित्रा, स्वागत है आपका, सवाल पूछें। सर मैं कोलकाता से रतन मित्रा बोल रहा हूँ सर। मेरा छोटा छोटा 2 प्रश्न है। एक तो ये म्यूचुअल फंड में मैं पैसा लगाया है सर, तो उसी में जो ये गेन होता है तो उसको टैक्स देना पड़ता है। और दूसरा है मैं ये 91 में ये गवर्नमेंट नौकरी में मिला सर, तो उसमें जो जीपी फंड है, जनरल प्रोविडेंट फंड, उसमें मैक्सिमम मैं कितना रुपया जमा कर सकता हूँ सर? ये 2 प्रश्न है सर। म्यूचुअल फंड में जो लगा हुआ आपका पैसा है उस पर मिलने वाले मुनाफे पे, अगर वो इक्विटी फंड में लगा हुआ है तो मुनाफे का 10% 1 साल से ज्यादा लंबे निवेश पे मुनाफे का 10% आपको कैपिटल गेन्स टैक्स देना पड़ता है। अगर और इसमें भी अगर आपका बहुत पहले से पैसा लगा हुआ है, ये कैपिटल गेन्स टैक्स लागू किया गया था 2018 जनवरी में। तो 2018 जनवरी के पहले तक आपके निवेश पे जो कुछ भी मुनाफा हुआ है उतने मुनाफे पे पैसा नहीं लगेगा। वो सारा मुनाफा जो 1 फरवरी 2018 के बाद हुआ है उस पे ही आपको उसके बाद आने वाले सारे गेन्स पे आपको टैक्स लगेगा। आपके प्रोविडेंट फंड में आप कितना पैसा लगा सकते हैं इसकी मुझे जानकारी नहीं है, अपने एम्प्लॉयर से पता कीजिए। और मुझे लगता है कि काफी हद तक आप उसको बढ़ा सकते हैं, लेकिन वो अनियमित ये असीमित नहीं होता है। Dhiren, ye capital gain tax that you're talking about, after 3 years or after 5 years, you still have to pay? Yes, you have to pay. In fact, it is different for 2 kind of fund. Yeah. For equity fund, your holding should be 1 year to qualify as a long-term capital gain. Okay. And on equity funds, all the gains that you have, 10% of that is applicable. There is no indexation, nothing. Nothing. In case of debt fund and even international fund, you have to, all your gains after 3 years, all your gains before 3 years is added to your income and taxed at your marginal tax rate. All the gains for holding of 3 years and more is indexed on top of it. You know, after indexation, the indexed gain, you are supposed to pay 20% capital gains tax. Okay. And that is it. Okay. So capital gains tax after indexation becomes, very low. Okay. वक्त है एक छोटे से ब्रेक का, जल्दी लौटेंगे। बड़े भैया, इस कहावत को जरा एक्सप्लेन तो करिए कि आंख झपक जाए और अवसर बीत जाए। अरे छोटे, मतलब ये कि अगर आप निवेश करने के बाद उसे भूल जाएंगे तो उसे बेहतर बनाने के मौके आके चले जाएंगे। ओ तो ये बात है। हाँ छोटे, निवेश के बाद उस पर निगरानी रखिए, आंखें मूंद कर सोते मत रहिए। बड़े छोटे, भारत के सबसे बड़े स्टॉक एक्सचेंज NSE द्वारा निवेशकों के हित में जारी। Welcome back. If you have any questions related to mutual funds, then call us at 23314444, 23717106. बैंगलोर से रमेश हमारे साथ है। रमेश, स्वागत है आपका, सवाल पूछें। गुड इवनिंग। नमस्कार धीरेन्द्र जी। अभी जबकि इक्विटी मार्केट इतना ऊपर है तो एसेट रीबैलेंसिंग करने की जरूरत पड़ी है, तो इक्विटी के पोजीशन को अगर लिक्विडेट करते हैं तो उनका इन्वेस्टमेंट कहाँ और किस जगह किया जा सके? आज रीबैलेंसिंग करना चाहिए, और अगर अभी तक आपने नहीं किया है, और डेट के जो ऑप्शन है वहां पे आपको रिटर्न नहीं मिलेगा खास, लेकिन आप अपने पैसे को गिरावट से और उस अफसोस से आप रिग्रेट से बच पाएंगे जो आमतौर पे होता है। शॉर्ट टर्म डेट फंड में अपना पैसा लगाइए, और यहाँ पे अगर आप बेहतरीन फंड भी अगर आप डेट का चूज कर लेते हैं तो आपको कोई खास ज्यादा रिटर्न नहीं मिलने वाला। आज के दिन अधिकतम अच्छा रिटर्न 6, 6.5, पौने 7%, उससे ज्यादा जो रिटर्न मिलेगा वो बहुत ज्यादा रिस्क ले की वजह से मिलेगा, जो कि आपको नहीं लेना चाहिए।
क्योंकि डेट का जो रिस्क है वो ज्यादा रिस्की है, वो इक्विटी से ज्यादा रिस्की है, क्योंकि उसमें आपका पूरा पैसा डूब जा सकता है या फिर पूरा पैसा फंस सकता है अगर हम किसी तरह का डाउन टर्न देखते हैं तो इसलिए वहां पे अपना लालच नहीं करना चाहिए और वहां पे रिटर्न बढ़ाने की कोशिश भी नहीं, सारा रिस्क आप इक्विटी पे लीजिए, डेट से ना लें। Our next caller is from Delhi, K. Ghosh. We welcome you to Market Mantra. Please ask your question. Can you hear me? सर नमस्कार। धीरेन्द्र जी मेरा एक सवाल है, अगर मेरा रेगुलर फंड से मैं डायरेक्ट फंड में ट्रांसफर करता हूँ सेम डे में, तो इसकी क्या प्रॉफिट एंड लॉसेज है? इसका फायदा यह है कि आपको आपके फंड पे कम खर्चा लगेगा, और ये जो डायरेक्ट प्लान और रेगुलर प्लान का जो खर्चा है इसका असर आपको दिखता है जब आप 2-4 साल 5 साल में, ये नोटिसेबल खर्चा दिखता है 5 साल 10 साल में। जो नए फंड आ रहे हैं वहां पे ज्यादा अंतर देखा जा रहा है, क्योंकि जो डायरेक्ट प्लान के एक्सपेंसेस का नियम है वो ये कहता है कि जो रेगुलर प्लान का जो एक्सपेंस है उसमें से जो फंड कंपनी अपने फंड के लिए जो सेल्स कमीशन दे रही है उसको घटा देगी, तो वो डायरेक्ट प्लान का खर्चा होना चाहिए। तो चूंकि फंड कंपनियां आजकल बहुत ज्यादा कमीशन दे रही होंगी, जिस वजह से आप देखेंगे कि वो रेगुलर प्लान का खर्चा बहुत ज्यादा है, और जब उसमें कमीशन को माइनस किया जाता है तो वो डायरेक्ट प्लान का खर्चा काफी कम दिख रहा है। तो इसलिए उस समय तो अगर आप लंबे समय का आपका ये निवेश है तो आपको फायदा मिलना शुरू हो जाएगा, और उसका कभी ना कभी शुरुआत। इसका नुकसान 2 है, और जिसका आपको ख्याल रखना चाहिए। एक तो कि आप जो भी पैसा निकालेंगे, और तो इस ट्रांजैक्शन को रिडेम्पशन और नया इन्वेस्टमेंट माना जाएगा, तो अभी तक जो आपका मुनाफा हुआ है उस पर आपको टैक्स देना पड़ेगा। दूसरा चीज कि आपका जो पिछले 1 साल का जो निवेश है अगर इक्विटी फंड में है, तो उसमें होने वाला आमतौर पे फंड कंपनियां उस पे एक एग्जिट लोड लगाती हैं 1 साल से कम के रिडेम्पशन पे। तो ध्यान दें कि वो जो पैसा है जो 1 साल के अंदर गया उसको ना निकालें, वो 1 से 2% हो सकता है, तो वो भी आपको नुकसान हो सकता है, जिसका ख्याल रखना चाहिए। दिल्ली से धर्मवीर हमारे साथ हैं, स्वागत है आपका, सवाल पूछें। धर्मवीर, आप आवाज सुन पा रहे हैं हमारी? हाँ जी नमस्कार जी नमस्कार। मैं धर्मवीर प्रजापति गांधीनगर से बोल रहा हूँ, दिल्ली से। जी धीरेन्द्र जी नमस्कार। जैसे कि आप मार्केट मंत्रा की टीम में जो एक गोल्ड का रेट बताया जाता है पूरे हफ्ते में लास्ट में, तो ये हम जानना चाहते हैं कि जो रेट आपने 47,500 बताया, मान लीजिए तो मार्केट में परचेज करते हैं तो ये 300 रुपये एक्स्ट्रा या 400 रुपये एक्स्ट्रा में मिलता है, ये रेट एक सेट रेट नहीं होता क्या? और उसके बाद जीएसटी भी क्या इसमें लगता है? और दूसरा सवाल ये है कि पोस्ट ऑफिस में निवेश करने से बचत खाता इसके अंदर क्या बेनिफिट है? बैंक का एफडी में तो रेट पता रहता है, इनका डाकखाने वाले का रेट आप बता पाएंगे इसमें कुछ? नहीं, आपका सेकंड पार्ट क्या है धर्म जी? पोस्ट ऑफिस में जैसे हम कोई बचत खाता लेते हैं, जैसे एफडी होती है बैंक में, ऐसे पोस्ट ऑफिस में कुछ बचत खाते होते हैं, उसमें अभी आपने बताया था ना ये पोस्ट ऑफिस में 85 ईयर ओल्ड के लिए ज्यादा है। धन्यवाद। तो ही वांट्स टू नो द रेट ऑफ इंटरेस्ट धीरेन पोस्ट ऑफिस में क्या मिलता है, और जो हम अलग स्कीम है जिन पे अलग अलग रिटर्न मिलता है। पब्लिक प्रोविडेंट फंड पे अलग मिलता है, पोस्ट ऑफिस MIPF पे अलग मिलता है, और यहाँ पे मिलने वाला जो रिटर्न है आज के दिन जितने भी आपके करस्पॉन्डिंग पीरियड के जो टर्म डिपॉजिट्स हैं बैंकों के उससे काफी मिलता है, जो काफी कॉम्पिटिटिव है। और उससे बल्कि कुछ में तो वृद्ध लोगों के लिए, जो सीनियर सिटीजन के लिए जो डिपॉजिट रेट है उससे भी थोड़ा ज्यादा ही होगा। सेफ्टी के टर्म्स में इससे ज्यादा सुरक्षित अपने देश में कोई डिपॉजिट या कोई फिक्स्ड इनकम एवेन्यू नहीं है। तीसरा चीज जो कि जिसपे हम आमतौर पे बड़े शहरों में रहने वाले लोग ध्यान नहीं देते हैं कि पोस्ट ऑफिस का विस्तार उन जगहों पे भी है जहां पे बैंक नहीं पहुंच पाए, तो इसलिए ये हर किसी के लिए उपलब्ध है। और ये जो सोने के बारे में आप पूछ रहे थे, ये सराफा बाजार का होता है, और उसमें चूंकि अब सोने पे भी टैक्स लग गया है, जिसके वजह से अंतर होगा, वो बाजार पे का जो भाव जो होता है वो रॉ भाव है। मुंबई से आशीष हमारे साथ हैं, स्वागत है आपका, सवाल पूछिए। हेलो जी
आशीष अपना सवाल पूछे। हाँ, मुझे पूछना था धीरेन्द्र जी से, ये वैल्यू फंड और ये फोकस फंड में डिफरेंस क्या होता है? मतलब दोनों, मतलब क्या डिफरेंस है दोनों में? वैल्यू फंड भी होता है, एक फोकस फंड भी होता है। और दूसरा मुझे पूछना था, एक सेविंग अकाउंट में जो हमको इंटरेस्ट मिलता है वो 3 मंथ्स में मिलता है या 1 मंथ में मिलता है? जी आसान है। आपको इंटरेस्ट तो हर रोज मिलता है, लेकिन उसका आपका जो प्रिंसिपल जोड़ा जाता है वो 3 महीने पे होता है सेविंग बैंक अकाउंट में। और वैल्यू और फोकस में क्या अंतर है? फोकस फंड जो है वो डाइवर्सिफाइड इक्विटी फंड है, लेकिन कम शेयरों में पैसा लगाते हैं। 10, 15, 20 कंपनी के शेयर में लगाते हैं, ताकि अगर उनका जो स्टॉक सिलेक्शन है, उनका जो चॉइस है, अगर वो काम करे तो फंड पे खाता असर दिखे। वैल्यू फंड वो है जिसमें फंड मैनेजर एफर्ट लगा रहा है, ये उसकी कोशिश होती है तो उन कंपनियों से अपना पोर्टफोलियो बनाए जो बाजार आमतौर पे इग्नोर कर रहा है, ध्यान नहीं दे रहा है, और उसे लगता है, और वो रिलेटिवली सस्ते हैं, और उसे लगता है कि तुलनात्मक तौर पे बाजार में वो सस्ते उपलब्ध हैं। We'll be going in for a short commercial break at this point of time and be back with you very soon. बड़े भैया, इस कहावत को जरा एक्सप्लेन तो करिए कि नाच ना जाने आंगन टेढ़ा। सिंपल है छोटे, इन्वेस्टमेंट डांस की तरह है। अगर ध्यान से सोच समझ कर करोगे तो मस्त रहोगे, और अगर लापरवाही की बाजू वाले से भिड़ोगे। ओ, तो ये बात है। हाँ छोटे, इन्वेस्ट करने से पहले पूरी जानकारी जुटाइए और बाजू वाले की नहीं, अपनी अकल लगाइए। बड़े भैया, अरे छोटे, भारत के सबसे बड़े स्टॉक एक्सचेंज NSE द्वारा निवेशकों के हित में जारी। ब्रेक के बाद स्वागत है, आप सुन रहे हैं मार्केट मंत्र और चलते हैं अगले कॉलर के पास। गुरुग्राम से धीरेन्द्र हैं हमारे साथ। धीरेन्द्र, स्वागत है आपका। धीरेन्द्र जी से अपना सवाल पूछे। हाँ जी, नमस्कार जी। नमस्कार सर, 2-3 सवाल हैं। एक तो कि जो मार्केट इतनी ऊपर है, क्या ये, जैसे सब लोगों के एक ही तरह के सवाल हैं कि यहाँ से रीबैलेंसिंग या डाइवर्सिफिकेशन, क्या ये सर्टेन है कि मार्केट गिर जाएगी, और गिर जाएगी तो ये जल्दी ही वापस नहीं आएगी? और क्या करना चाहिए? जैसे अब हमने पिछले 10 से 15 सालों की SIP चल रही हैं, क्या उसको पार्शियली विड्रॉ करके, जैसे आपने अभी कहा, शॉर्ट टर्म डेट में डालना चाहिए या FD में डालना चाहिए? कृपया राय दीजिए सर। एक तो कि मैं आपको भरोसा दिलाऊंगा कि ना तो मुझे जानकारी है ना किसी और को जानकारी है। आर्थिक स्थिति को ध्यान में रखते हुए कि जहाँ पे सब चीज में जहाँ पे सब कुछ अस्त व्यस्त हो गया हो, वैसे कॉन्टेक्स्ट में हमारे बाजार का बने रहना और बल्कि रफ्तार से बढ़ना, और ये गिरावट के बाद, पूरी रिकवरी के बाद, उसके बावजूद 40-50% बढ़ जाना जनवरी 2020 के लेवल से, इस वजह से लोगों को लगता है कि जो रफ्तार से जाता है वो जरूर गिर सकता है, और रफ्तार से गिर सकता है अगर हमारे यहाँ कंपनियों का परफॉर्मेंस उतना अगर कमजोर होता है तो। लेकिन ये अटकलबाजियां हैं। पिछले 1 साल से मैं ऐसे बहुत सारे लोगों को जानता हूँ जो अपना पैसा निकाल के बाजार के गिरने का इंतजार कर रहे हैं, और उनका पैसा वो उतना ही रह गया है, और एक बहुत भारी वृद्धि से वो बचा रह गया है। इसलिए ये जानकारी किसी को नहीं है। इस वजह से थोड़ा बहुत रीबैलेंसिंग करना चाहिए। अगर आप एसेट एलोकेशन डिसाइड करके चल रहे हैं तो हर महीने, हर रोज रीबैलेंसिंग आपको नहीं करना चाहिए। अपने इन्वेस्टमेंट को दौड़ने दीजिए, और थोड़ा जब बढ़ जाए तब उसको रीबैलेंस कीजिए। और रीबैलेंस ऐसा नहीं होना चाहिए कि आप अगर 50-50% इक्विटी डेट रखते हैं तो 65% जब इक्विटी हो जाए तो जरूर रीबैलेंस कीजिए। लेकिन आपको ऐसे नहीं करना चाहिए कि 100% इक्विटी या 90% इक्विटी उसको आप घटा करके 30% कर रहे हैं, क्योंकि उसमें आप ये गेस करना कि बाजार कब चलेगा और कब नहीं रुकेगा, बाजार का एक कम समय में बाजार का क्या रुख होगा ये कोई नहीं गेस कर सकता है। हाँ, लंबे समय में मुझे उम्मीद है कि अगर आप 5 साल 10 साल के लिए निवेश कर रहे हैं तो ये सब इन चीजों से कुछ फर्क नहीं पड़ता है। 2008 के गिरावट के बावजूद भी वो 3-4 महीने के लिए बाजार गिर गया था। अगर मान लीजिए बाजार गिर भी जाता है और 4-5 साल तक अगर न बढ़ता है न गिरता है या टाइम करेक्शन होता है, और आप उससे ज्यादा समय के लिए निवेश कर रहे हैं तो ज्यादा से ज्यादा आपका पैसा स्थिर रहेगा या थोड़ा कम हो जाएगा। लेकिन मुझे नहीं लगता है कि कोई बहुत मैसिव परमानेंट इरोजन हो सकता है कैपिटल का। जी।
Noida. From Noida, we are joined by Suresh Gupta. We welcome you. Please quickly ask your question. Hello? Suresh, can you hear us? I think we've lost touch. Let's quickly take you through the second headline story. Civil Aviation Ministry has allowed airlines to operate flights at 85% capacity. The ministry has modified its earlier order of 12th of last month, stating that the passenger capacity has been increased from 72.5% to 85%. And the first expression of interest, EOI, for signing long-term agreement with upcoming dedicated ethanol plants for supply of ethanol has received an overwhelming response from 197 bidders participating in it. The EOI was published by BPCL on behalf of oil marketing companies under the guidance of Ministry of Petroleum and Natural Gas on the 27th of August. The bids are currently under evaluation. नोएडा से सुरेश गुप्ता जुड़े हैं हमारे साथ। स्वागत है आपका, सवाल पूछिए। धीरेन्द्र जी को मेरा नमस्कार। जी नमस्कार। सर, मेरे दो प्रश्न हैं। एक तो ये मल्टी कैप और फ्लेक्सी कैप दोनों में क्या अंतर है और दोनों में से कौन सा बेहतर है? और दूसरा मेरा प्रश्न है, यदि किसी स्कीम की डिविडेंड ऑप्शन से मैं ग्रोथ ऑप्शन में जाता हूँ तो क्या ये नया इन्वेस्टमेंट माना जाएगा? जी हाँ, दूसरा वाला जो सवाल है वो ज्यादा स्ट्रेट फॉरवर्ड है कि अगर आप डिविडेंड प्लान से अगर ग्रोथ प्लान में जाते हैं तो ये आपका रिडेम्पशन और एक नया इन्वेस्टमेंट माना जाएगा, क्योंकि दोनों का एनएवी अलग है और उसका और इसलिए करना अनिवार्य है। जो मल्टी कैप फंड्स हैं उनमें उनके क्लासिफिकेशन का जिस क्लासिफिकेशन का जो नियम जो उन्हें फॉलो करना रहता है वो कम से कम 25% लार्ज कैप, स्मॉल कैप में और मिड कैप में होना अनिवार्य है। फ्लेक्सी कैप फंड में फंड मैनेजर को आजादी है कि लार्ज, मिड और स्मॉल में लगाए, लेकिन वो आजाद है कहीं पे भी कितना भी लगाने के लिए, कि कितना भी प्रतिशत हो। और सेबी द्वारा निर्धारित किया हुआ है कि लार्ज कैप किन्हें कहा जाता है? 100 बड़ी कंपनियां, अगली 200 कंपनियां मिड कैप मानी जाती हैं और उससे छोटी कंपनियां स्मॉल कैप मानी जाती हैं। और तो ये दोनों के क्लासिफिकेशन में ये अंतर है। Okay, Dhiren, we have heard you say quite many times in the program today about rebalancing. Briefly, if you could tell us about rebalancing. We have only 35 seconds left. Okay. And also about the importance of SIP. SIP is, averaging your investment, and gradual investment in equity market reduces your risk. Take it in this time. Just take it as an instruction. Then explaining rebalancing. Everybody should be investing in आज equity वक्त इतना ही है। धीरेन्द्र, हमें क्षमा करें बीच में रोकने के लिए। कार्यक्रम में शामिल होने और हमारे श्रोताओं को बहुमूल्य जानकारी देने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। धन्यवाद आपका। And before we close, the headlines once again. Foreign investors pump in over 16,000 crore rupees into the Indian capital market so far in September. Civil Aviation Ministry allows airlines to operate flights at 85% capacity. And first EOI for signing long-term agreement for supply of ethanol receives overwhelming response. That's all we have in this edition of Market Mantra. Till tomorrow, goodbye. Market